सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। पाकिस्तानी कौम जिसने इंशाअल्लाह एक दुनिया की अजीम तरीन कौम बनना है और आपने उसको अजीम तरीन कौम बनाना है। एक लेटर तो लिख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुमार प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, ये डायलॉग तो आपने भी सुना होगा कि मैंने भी बहुत डायलॉग सुना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि हार के जीतने वाले को चैम्पियन कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है और वो मुश्किल वक्त साल 2019 का वक्त था। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में अब कोई इजाफा नहीं करेंगे, कमी के लिए हम सिफारिश ज़रूर करेंगे। जाहिर है ये सिफारिश किसने करनी है, आपने ही करनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो चोरी नहीं करता वो लंदन नहीं भागता। ये इशारा उन्होंने फिर मियाँ साहब की जानिब किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं आप फिक्र नहीं करें, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट आने वाली है, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी जिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा करके महंगाई की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अच्छा खिलाड़ी ना होते तो ये जो हुकूमत है जो हमने चला ली है ये हम 1.5 साल में छोड़ के जा चुके होते, क्योंकि हमें तो इस खसारे में मिली थी हुकूमत। अब ये सूरत हाल है और महंगाई की सूरत हाल भी आप सबके सामने है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। और वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि अब बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे। जनाब कम भी तो कीजिए ना, जितना इजाफा किया गया था अब उसको कम कैसे किया जाएगा, ये एक टास्क है जब हुकूमत को है। और ये ज़रूर हुकूमत के लिए चैलेंज भी है कि हुकूमत कैसे अब सारा पैसा आवाम की जेबों से वसूल नहीं करेगी। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी वज़ीर आज़म की, वो कहते हैं कि महंगाई पर काबू पा लिया है। जो साल था 2019 वो था मुश्किल साल, अब कुछ मुश्किल नहीं है, क्या कहेंगे? ये तो इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं और पहले भी सुनते रहे हैं। मसला ये होगा कि वो अलादीन का चिराग है किधर जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो और बेहतर हो रही हैं। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं इस शरह से कि जो आपका गैप है वो फिल हो सके? क्या आपका डेफिसिट कम हो रहा है जो आपका इतना बढ़ा हुआ है जिससे सुनकर खौफ आता है? ना पिछली हुकूमतों के दौर में तो आपका जो करंट डेफिसिट था वो इतना ज़्यादा तो नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है। कौन सी चीज़ है जिसमें बेहतरी आ रही है? क्या नई मार्केटें खुल गई हैं? पाकिस्तान ने नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं जहाँ पर धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, नई प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। क्या हमने नई मार्केट्स तलाश कर ली हैं दुनिया के अंदर कि जनाब जिस तरह से बांग्लादेश का माल दुनिया के कोने कोने में जाकर बिकता है, टेक्सटाइल का जैसा पहले हमारा बिकता था अब नहीं बिकता है, क्या हमने नई मंडियां तलाश कर ली हैं जहां हमारा माल खपेगा और हम माल बना कर रहे हैं जो दुनिया में भेजेंगे? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सवालात हैं जो हल तलब हैं और जो जिनका जवाब आप ठीक है। इस तरह की खुशगुमानियाँ, खुश गुफ्तारियाँ, कुछ अच्छी बातें हम वज़ीर आज़म सुनाते हैं और हम सुन लेते हैं। नताइज क्या हैं वो हमारे सामने आएंगे तो पता चलेगा। इस वक्त लोगों का जीना दो भर है और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कराची में फिर एक मुसीबत ये मौजूद है कि घर गिर गए हैं और जो चीज़ें नहीं थी रेगुलाइज की हुई और अब तक चल रही थी खराबियाँ, उनके नताइज ज़ाहिर हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या सोचा है, अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। आप सही कह रहे हैं, वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो आपने कहा ना कि बातें तो हम सुनते रहते हैं, ये बातें हम कब तक सुनेंगे लगारी साहब? मेरा ख्याल है कि जब तक पूरी कौम मुत्तहद ना हो, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर ना हों, और अगर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, अगर हम दुनिया भर के दीगर ममालिक के डिक्टेशन लेते रहेंगे या उनके फरामीन के मुताबिक हम काम करते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेंगे, और अगर हमें जो है एक 5 किलोमीटर का रोड भी बनाना है तो फिर हम वर्ल्ड बैंक की तरफ देखेंगे या IMF की तरफ देखेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। कौम को अपने पैरों पर खड़ा होना है और लीडरशिप अगर अपने पैरों पर खड़ा कर देती है कौम को तो ये बड़ी बात होगी। सरे दस्त इसके इम्कानात
नहीं नज़र आ रहे हैं। सही, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। पॉइंट टेकन लगाए साहब। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करेंगे। बसरा साहब, ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम महंगाई नहीं होने देंगे, हम इसमें कमी करेंगे। आलमी मंडी में 30% कमी हुई है तेल की कीमतों में, उसके असरात आवाम तक नहीं पहुँचे, तो ये बातें करने से सिर्फ क्या होगा? जो महंगाई के हवाले से, इकानमी के हवाले से, ये खुद हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई पार्टी एक बार भी हुकूमत में ना आई हो, उसका कभी लीडर कभी वहाँ पे वज़ीर आज़म ना बना हो, कोई मुझे बता दे। तो जब उसे हुकूमत मिले तो उसे सिर्फ 32,000 अरब के कर्जे मिले, उसको हर इदारा तबाह बर्बाद मिले, हर पैदा होने वाले 1.5 लाख का मखरूज हो, और वहाँ पर खुद जो हुक्मरान रहे हैं, हाँ 70 साल में जाहिर आमरीत रही या यही लोग चाहे, वो खुद तो अरबपति और खरबपति बन गया और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। वो मुल्क जब मिलता है, हम कर्जे उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो ऐसी कोई हुकूमत हमने पहली बार दुनिया में नहीं देखी होगी। डेफिनेटली महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी अरबपति और खरबपति कौन बन रहा है बसरा साहब? देखिए जो बन रहा है आप सामने लेकर आए हैं भैया, और खुश होंगे प्राइम मिनिस्टर। मैं खुद बतौर स्पोक्सपर्सन कह रहा हूँ, अगर आपके पास किसी के सबूत है कि वो उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने लूट मार की है, अपने प्रोग्राम में टेबल कीजिए उस भैया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो चीजें सबूत आप अपने प्रोग्राम में लेकर, सर आप लोग बार बार यही कहते हैं कि जो लूट मार हुई है वो सामने लेकर आए। जब बीआरटी मंसूबे की तहकीकात शुरू हुई तो आप लोगों ने स्टे ऑर्डर ले लिया। तो भैया बिल्कुल आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन की और आपकी इतला के लिए जिन नाज़रीन सुन रहे हैं, कोई स्टे नहीं है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। FIA सुनने FIA उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द आपके सामने हकायत आ जाएंगे। बिल्कुल कोई स्टे नहीं है। मैं आपको श्योरिटी मेरे से ले लें और चेक करवा लें आपसे, आप रिपोर्टर सर मैं आपको खबर दे रही हूँ सर, मैं किससे चेक करवा लूं? अच्छा मैं आप दूसरी बात सुन लें, जो आपने पेट्रोल के हवाले से हम शुरू हुए थे। देखिए हमारा भी जो फोकस है प्राइम मिनिस्टर का कि इन हालात में जब इकोनॉमी पे इतना प्रेशर है तो हम किस तरह रिलीफ दे सकते हैं उन लोगों को जो इस वक्त वाकई परेशानी में है। उसके लिए हमने यूटिलिटी स्टोर्स का भी एक प्लान लेकर आए, फिर हमने आसपास प्रोग्राम लॉन्च किया, नौजवान प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी तरह हम लोग स्कॉलरशिप्स का, हमने पिछले जगह प्राइम मिनिस्टर ने उसको कहा, पेट्रोल बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा रिलीफ दें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर ये टैक्स आ रहा है या बोझ आ रहा है या प्रेशर आवाम पे आ रहा है उसका मकसद भी ये है कि हम कोशिश करें कि जो आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, बसरा साहब, बसरा जब कीमतें कम हुई थी, 23 रुपए की कमी हुई थी, तो आप लोगों ने 5 रुपए कम किए थे। 35% लीवी टैक्स आप लोग वसूल कर रहे हैं आवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर, तो क्या रिलीफ दिया आप लोगों ने आवाम को? एक बात आपको कहूँ, सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इससे नीचे कीमत आनी चाहिए और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन भी दिलाता हूँ अच्छा होगी। अच्छा अंडर कंसिडरेशन। लेकिन अगर आप बांग्लादेश और भारत, ये हमारे पड़ोसी ममालिक का जाहिर है, वो भी पेट्रोल तो सब हम इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं, खासतौर पे जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं, वहां पे आप समैया चेक कर लें। भारत में इस वक्त तकरीबन पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक 157 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। सर छोड़ देना भारत को, वो तो दुश्मन मुल्क है हमारा। हम तो पाकिस्तान की बात करें तो रियासत मदीना की बात करें, छोड़ दें बसरा साहब। पॉइंट टेकन। बैरमन टंगी साहब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करें, जरा ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेते हैं। बैरमन टंगी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर बार बार पीपल्स पार्टी बात करती है कि जी इतनी महंगाई हो गई है। अभी आपने बसरा साहब की बात सुनी, वज़ीर आज़म की आपने बात सुनी कि महंगाई में तो कमी कर रहे हैं, कहीं नजर आती है आपको महंगाई में कमी? देखिए मेरी बात सुने, महंगाई में बिल्कुल कमी न करें। वो जो पुराना पाकिस्तान है, वो जो इनकी बकौल की चोरों का पाकिस्तान था, आप रेट्स उस स्टेटस पे ले आए। आप पेट्रोल की कीमत वहां ले आए, आप दाल की कीमत वहां ले आए, आप बिजली की कीमत वहां पे ले आए, आप गैस की कीमत वहां पे ले आए। बेशक आप उससे कम न करें, जो कि आपके मंशूर और आपके मैनिफेस्टो और आपके इलेक्शन के दौरान नारों में ये नारा था कि हम 60 रुपए पेट्रोल पे करेंगे, इसलिए कि जो 40 रुपए अवाम के साथ ज्यादती करे हम इनको खत्म करेंगे। तो हम इस नालायक हुकूमत से ये मुतालबा बिल्कुल नहीं करते कि आप कीमतें कम करें। हम इस नालायक नाअहल नासमझ हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जिस वक्त जो रेट से उन पे ले आए बेशक कमी न करे। आप अपने वादों को पूरा न करें, आपके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि आप वादा को निभा सकें और जो मंशूर और मैनिफेस्टो में जो
लीडर। टंगी साहब, वो तो कहते हैं ना, हम पहली बार हुकूमत में आए, जो 10-10 साल हुकूमत करके गए, उन्होंने हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, इतने गर्दिशी कर्जे बढ़ा दिए, हम कैसे कमी कर दें? वो कह रहे हैं हम बेबस हैं। देखिए मेरी बात सुनिए दीदी, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब अल्लाह की तरफ से 2 चीजें आई थी कि नंबर 1 2008 में नेचुरल डिजास्टर था और मैन मेड डिजास्टर था। वहां 2010 में जो सैलाब आया था पूरे मुल्क को डुबोया था। और आपको मैं बता दूं कि सैलाब के बावजूद और नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर के बावजूद दहशतगर्दी के बाद आपकी 35 लाख लोगों को हमने 40 दिनों में वापस भेजा था, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और वहां पर जो पाकिस्तान का झंडा गिराया था, शहीद बीबी ने कहा था कि पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे हम स्वाद पे, और वही वादा हमने पूरा किया। लेकिन सैलाब और दहशतगर्दी के बावजूद भी 2008 में जब पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्टी की हुकूमत बनी तो 20 केजी आटे की कीमत थी 400 रुपए। और 2013 में इस बसरा के टॉक शो में मैंने कहा था कि 2013 में हमारी हुकूमत खत्म होने बाद वो 400 रुपए की कीमत थी। मैं आज एक दफा फिर इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि बेड़ा घर किया था किसने, बेड़ा घर किया किसने, जो कि आज 1.5 साल की हुकूमत में 11,614 हजार अरब अरबिया बेड़ा इस नालायक हुकूमत ने खत्म किया। बैरमन साहब, अगर इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती तो क्या कर लेती? देखिए, अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए क्या कर लेते? क्या जब 2018 में 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद जब इस नालायक पार्टी की हुकूमत आई तो क्या इन लोगों ने जो इत्तेहादी जमातों को मिला के हुकूमत बनाई तो क्या उन पार्टीज के बारे में और आजाद मिनेज के बारे में क्या नारे लगाए थे? क्या आजाद मिनेज को नजमी फिरोज नहीं कहा था? क्या इम्तियान को कराची के कातिल नहीं कहा था? क्या चौधरी बिरादरान को बजा के डाकू नहीं करे? बहुत कुछ कहा जाता है सियासत में, लेकिन सियासत में आज मैं आपको बताऊं कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ये अपना वादा पूरा करके महंगाई को खत्म करे, रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी है। हम ये इनसे पूछते हैं कि उन कीमतों पे पाकिस्तान की तमाम वो अशिया जो गरीब आवाम अपने बच्चों को रोटी देते उस कीमत पे ले आए, तब हम मानेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि उस दिन पूरी दुनिया में 20 रुपए लीटर पेट्रोल कम करना था, इन लोगों ने गरीब आवाम के हक पर डाका डालकर 5 रुपए कम किया। और फिर 5 रुपए कम करने के साथ साथ उसने जो टैक्स में इंक्रीज किया है, फिर पाकिस्तान ने आवाम के साथ जुल्म ज्यादती की। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 41 रुपए $41 पूरी दुनिया में आम तेल बिक रही है। आज 55 रुपए होना चाहिए पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये नालायक हुकूमत पाकिस्तान के गरीब आवाम पर डाका डाल के इमरान की नैनो की जेबों में डाल जाता है। आज आटा माफिया, आज गंदम माफिया, आज चीनी माफिया, आज पेट्रोल माफिया इनके साथ बैठे हैं और ये इनके पास है जो कि इनकी बनिगारा में। तो बसरा साहब से जरा पूछ लेते हैं, आपकी इन तमाम बातों का जवाब बैरमन टंगी साहब, मैं चाहूंगी आप साथ रहिए। बसरा साहब, है कोई जवाब आपके पास? जरा सवाल दोबारा रिपीट कर दिए तंगी साहब, जोश जज्बात में। सर मैं तो कोई सवाल ही नहीं कर रही आपसे, मैं तो बैरमन टंगी साहब की बातों पर आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ। तंगी साहब असल में जोश जज्बात में इतनी बातें, वो डिस्टॉर्शन भी आ रही थी। और मुझे वैसे मैंने बातें जो उनकी स्टीरियोटाइप हैं जो वैसे भी कैसेट रिकॉर्ड होती है, मैं समझ ही सकता हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। और देखिए बात ये है, मैं समझता हूँ कि इनको गवर्नेंस की, गरीबों की बात कम से कम नहीं करनी चाहिए। इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अच्छी नहीं लगती। मैं इनसे आपको अभी पहले भी कहा था, ये मुझे तंगी सबसे जितना बता दें कि आप अमीर कैसे होगे और मुल्क गरीब कैसे हो गया, ये कोई फार्मूला मुझे या गिदर सिंह बता दे तो मैं बिल्कुल तंगी साहब को, तंगी साहब आपकी मैं जवाब देता हूँ। मैं बात मुकम्मल कर लिया, तंगी साहब बात मुकम्मल करने में जवाब बात कर लिया। इनको बात करनी चाहिए कमीशन कैसे खाया जाता है, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाले के नाम से माल कैसे दिया जाता है। और दूसरी बात, तंगी साहब से एक बात और पूछे कि आपको 4 बारियां मिली, आप लोगों ने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए किया कि जब आप इक़्तिदार में थे, फिर अगर पीपल्स पार्टी। सर मैं आपका सवाल आ गया है। वज़ीर इत्तलाआत फयाज़ हसन चौहान साहब ये कह रहे थे कि जी कमी तो की है, अभी और कमी करेंगे, लेकिन जो अभी बसरा साहब ने एक सवाल दिया है बैरमन टंगी साहब के लिए, अगर टंगी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर जवाब दे दीजिएगा, सुन तो आपने लिया होगा। एक सवाल और उठा लूं? हाँ जी उठाइए, बिल्कुल सवाल उठाइए एक और। तंगी साहब ये भी बता दें, तंगी साहब ये भी बता दें कि लाड़काना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी का घर है। आज वो शहीद वहां सोए हुए हैं।
पिछले दिनों आपने खुद देखा कि जहां जिस शहर में वैक्सीन नहीं मिलती कुत्ता काटने की, जहां पर लोग वहां भूख से मर रहे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले भाई, जो अपने शहर की तरक्की नहीं कर सके। और मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि मेरे भाई, फिर क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, हमने पार्टी को डिपेंड करना होता है। अगर इतनी हालत अच्छी होती, आज सूरत हाल ये है, शहीद बीबी के बाद पंजाब जहां पार्टी बनी थी, सभी साहब बड़ी माजरत के साथ आप अंदाजा करें, वो पार्टी आज 2000, 3000 और कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। और मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने भी लाशें उठाई हैं, बड़ी पार्टी की आदत की हमारी बहुत कुर्बानियां हैं। लेकिन इनसे पूछें कि अगर पार्टी इतनी जबरदस्त काम कर रही आज के सिवाय सिंध के, वो भी इंटीरियर में, पार्टी इररिलेवेंट क्यों होती जा रही है? ठीक है, सवाल आ गया आपका, सवाल आ गया सर, सवाल आ गया, मुझे आगे ही बढ़ना है। जी बहरमन साहब। जी बीबी, थैंक यू सर। मेरे भाई ने मुझे 3 सवाल किए। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान गरीब हो रहे हैं, पैसों में इजाफा क्यों हुआ? मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे लीडर की बाप की नहीं, दादा की नहीं, परदादा की पाकिस्तान बनने से पहले 4 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट शाहपुर चाकर, डिस्ट्रिक्ट सांगल, डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में जमीन थी मेरे लीडर की, परदादा की। लेकिन मैं इसके लीडर के बारे में इनसे पूछना चाहता हूं कि जिसके बाप एक मामूली नौकर था, उनकी जब बकौल इमरान की कि जब इनकी वालदा बीमार थी तो बीमारी की दवाई की पैसे नहीं थे। आज 400 एकड़ जमीन बनिगाला में रहता है, तो ये मुझे बताए कि ये पैसे कहां से आए? अच्छा। फिर जब इनकी वालिदा की बीमारी के दौरान इनकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे, तो स्पेशल बहनों के पास दुबई में और अमेरिका में अरबों रुपए की जायदादें कहां से आई? तो ये उससे वो सवाल था जो इसने मुझे पूछा कि पाकिस्तान गरीब हो और इनके पास दौलत कहां से आई। तो मैं इस भाई को बताना चाहता हूं कि जब आप जरदारी हाउस में जरदारी साहब के साथ खाने के मेज पे बैठते थे, तो ये सवाल उसी वक्त आपको करना चाहिए था कि आपकी परदादा की कितने डिस्ट्रिक्टों में सिंध में जायदादी जमीन थी। दूसरी बात जो इसने कहा था कि मिशन लेने का तरीका आता है, तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि जब आजादी में नैसी और एमपीएससी जहाजें भर भर करके बनिगाला पहुंचाते थे, तो एक ही रात में जब चीनी से अरबों रुपए कमीशन का के फिर नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आपकी पीटीआई के एमएनए, आपकी पीटीआई के मिनिस्टर असद उमर खड़े होकर उसने मुतालबा किया कि रातों रात अरबों रुपए चीनी में कमाने वाले लोगों के बारे में तहकीकात करनी चाहिए। और उस दिन आपके लीडर ने कहा कि माफिया मुझे मालूम है, लेकिन माफिया के बारे में आज तक हाथ नहीं उठाया। और नंबर 3, शहीद बीरे के डिस्ट्रिक्ट की जो बात करते हैं और वैक्सीन की बात करते हैं, पालूद और पापोर वाली की बात करते हैं, तो इस भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लीड पार्टी में एक ऐसा बंदा जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसको करप्ट क्लियर करके उनको डिस्क्वालीफाई किया जो, लेकिन आज वो 2-2 अरब रुपए की इफ्तिताह करते हैं। ये मुझे बताए कहाँ चला गया आपकी लीडर के मंशूर, कब कहाँ चला गया? पॉइंट लेकिन सर हम लोग टॉपिक से हट गए हैं। लगारी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। लगारी साहब, सबके हालात बदल गए, नहीं बदले तो इस आवाम के हालात नहीं बदले। ये बात तो सही है, इसलिए कि सिस्टम आपका ऐसा है, आपका सिस्टम असल जो चीज़ डिलीवर करनी होती है वो सिस्टम ने करनी होती है। और हमारे यहाँ इस वक्त 3-4 सिस्टम चल रहे हैं। गुलामाना सिस्टम चल रहा है, कबायली सिस्टम चल रहा है, जागीरदाराना सिस्टम चल रहा है और सरमायादाराना सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इसको और एक लफ्ज़ सबके साथ बढ़ा दें, करप्ट गुलामाना सिस्टम चल रहा है, करप्ट जागीरदारी सिस्टम चल रहा है, करप्ट कबायली सिस्टम चल रहा है, करप्ट सरमायादाराना सिस्टम चल रहा है। और ये जो हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। और सियासी जमातें भी कोशिश यही होती है कि उनको मेंटेन करें, स्टेटस को ऐसा रहे, इसमें चेंजिंग ना आए। सिस्टम को तब्दील करने की बात जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। अब सिस्टम कब तब्दील होगा, कैसे तब्दील होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, ये तो हमें ये बताएंगे जो लीडर साहिबान हैं कि भाई अब इस सिस्टम को जब बात की गई थी कि जनाब रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, तो अब ये इस तरफ जाना चाहिए। इन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है कि एफ़र्ट्स नहीं की गई हैं। लोगों की इज़्ज़त नफ्स बहाल हुई थी भुट्टो साहब के दौर में भी और बीबी के दौर में भी, और ये नहीं है कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया जाता हो, लेकिन अब भी ऐसा होता है कि लोग गुम कर दिए जाते हैं, लापता कर दिए जाते हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं किया जाता है और लोगों के अंदर सियासी डीपोलिटिसाइज करने का अमल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि लोग सियासत से बेजार हों। सियासतदानों को गालियां दी जाती हैं, सियासतदानों को जो चोर और डाकू कहा जाता है, लेकिन बहुत से इदारों की तरफ हम कोई भी आंख उठा कर नहीं देख सकता, बात ही नहीं कर सकता।
अब सोशल मीडिया जो है वो पूछता रहता है कि ये शादी के अखराजात कहाँ से पूरे हुए, किस तरह पूरे, इस तरह किया जा रहा है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ उसको भी रेगुलाइज करने का मामला है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के बारे में सियासी जमातें अगर सोचती हैं तो अपने मंशूर पर अमल करें और फिर ये कि अपने नारों पर स्टैंड करें और उन पर रहें। सियासी जमातों को बहरहाल डिलीवर करना है। मैं नहीं कहता हूं कि जनाब सियासत के अलावा कोई और चीज़ आकर डिलीवर कर सकती है। पाकिस्तान में कोई इदारा इतना कैपेबल नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करे। सियासी पार्टियों को ही ये मसाइल हल आपको नहीं लगता कि हमें अब इल्जामात की सियासत से बाहर आके वाक़तन डिलीवर करके दिखाना होगा? बहुत हो गई बातें, क्या किया पिछली हुकूमतों ने, अब आप तो काम कर लेना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ इनके साथ, तो मैं हमारी गुजारिश ही यही है कि भाई ठीक है आप ऐसे क्या हुआ, लेकिन जब आप कहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई थी और इतना मसाइल बढ़ गए थे, तो मुझे तो नहीं ऐसा पड़ता है कि जब मुशर्रफ जा रहे थे वो जो शानदार दौर था, उस मुशर्रफ के दौर के अंदर लोग लाइनें लगाकर आटा ले रहे थे। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी उसने एग्रेरियन सेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया था, रेट्स नए मुकर्रर किए थे, लेकिन अब उसके बाद की क्या सूरत हाल है? आपकी इकोनॉमी कहाँ बेहतर हो रही है? बैठी हुई है आपकी इकोनॉमी? बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे। लगाई साहब पॉइंट टेकन। बैरमन टंगी शुक्रिया आपका, शौकत दस्तर साहब आपका भी शुक्रिया। और मईशत पर ही हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद। वेलकम बैक टू द शो। और मईशत पर आने पर कराची में जो मंसूबे हैं और कराची में जो काम है ज़रा उसकी हम बात कर लें। कराची के फ़ंड्स की भी बात कर लेंगे। ज़ाहिर 162 अरब रुपए का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ज़रूर किया गया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए। हफ्ते के रोज़ एक फ्लाई ओवर का, एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह किया गया और उस पर तख्ती लगाई गई गवर्नर सिंध की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म को कराची आना था, लेकिन मौसम की ख़राबी के बायस वो कराची नहीं आ पाए। उसके बाद बड़ी तनकीद की गई और ये कहा गया ये तो इनके दौर के मंसूबे हैं ही नहीं, ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने शुरू किए थे और ये उस वक्त के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियाँ लगा रहे हैं। और ये इस तरह की जो तनकीद है ये पहले भी की जा चुकी है। अलबत्ता आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं वफाक से। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के साथ जो भी वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया। 3 इशूज़ पर जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद में ऐलान किया गया, कोई इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद नज़र नहीं आती। थरपारकर के पैकेज का ऐलान किया गया, वो पैकेज कहीं नज़र नहीं आता। कराची के 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था, वो नज़र नहीं आता। गवर्नर सिंध कहते हैं कि 45 अरब रुपए आ चुके हैं, वो नज़र नहीं आते। एक और रहनुमा ने उन्होंने ये कहा कि हम 400 अरब रुपए जो हैं वो खर्च करने कराची पर जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। हलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं कि मेयर कराची को 5 अरब रुपए दिए हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जब उन्होंने मेयर कराची से मालूम किया तो मालूम हुआ कि उनको 5 रुपए भी नहीं दिए गए। तो ये जो मामला है कराची का, जो कराची के मसाइल हैं, इसका हल आखिर किसके पास है? ये लड़ाई है वफाक और सिंध की, हम कब तक देखते रहेंगे? ये लड़ाई हमने हर दौरे हुकूमत में देखी है। लगारी साहब, कराची के मसाइल जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के मसाइल हों, तामीरात के मसाइल हों, कचरे के मसाइल हों, पानी के मसाइल हों, इन मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है और इसको हल कौन करेगा? ये असल किसको करना है? असल में कराची वो गाय है जिसको खिलाया नहीं जाता है, उससे सिर्फ दूध लिया जाता है। और कोई भी इस बात का ख्याल करने को तैयार नहीं है कि इस शहर को भी डिलीवर करना चाहिए। ओनरशिप लेने का मसला MQ के पास थी जब तक एक लंबे अरसे के लिए, लेकिन उन्होंने भी ना चाइना कटिंग रोकी, ना उन्होंने नाजायज़ कब्ज़े रोके, ना उन्होंने कराची शहर को इसी तरह रहने दिया गया। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में 2-4 रोड बनाए गए और कोई बड़ा काम नहीं हुआ। भुट्टो साहब आए थे, चंद साल के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अब्बासी शहीद अस्पताल, बिन कासिम पोर्ट, पाकिस्तान स्टील मिल, इतने बड़े इदारे बनाए और इतने बड़े इदारे दिए थे कि अब तक वही चल रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं संभाल सके, बल्कि उनके दिए हुए जो इदारे थे उनको भी नहीं संभाल सके हैं। यहाँ पर बाद में आने वाले जो हैं, मेरा ख्याल है कि कराची एक शटल काक बना हुआ है। एक आदमी जो है उछालता है एक आदमी की तरफ उस काक को, फिर दूसरा आदमी वापस फेंक देता है। इल्ज़ामात उठाए जाते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की तरफ फेंकती है इल्ज़ामात, वही इल्ज़ामात दोबारा उठाकर दूसरी पार्टी की तरफ फेंक दिए जाते हैं। मसले को हल नहीं किया जाता है।
कराची में सबसे बड़ा मसला मास ट्रांजिट का है, लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई इतना बड़ा शहर नहीं होगा जहाँ पर एक मास ट्रांजिट का कंसेप्ट भी ना हो। यहाँ तो इस तरह का कोई तस्वर भी नहीं है। वो था आज से 50 साल पहले मौजूद था, बल्कि उससे भी पहले मौजूद था। यहाँ पर ट्रामें चलती थीं, यहाँ पर जो है वो सर्कुलर रेलवे मौजूद थी, यहाँ पर बसें मौजूद थीं। आज से 50 साल पहले जितनी बसें मौजूद थीं आज उतनी बसें नहीं हैं। उस वक्त कराची की आबादी जो थी वो आज से 50 साल पहले 30-35 लाख थी, आज बढ़कर करोड़ों में जा चुकी है। तबाही का असल जिम्मेदार कौन है लगारी साहब? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि फंड्स की कमी का हमेशा रोना रोया जाता है और वफाक कहती है फंड्स दे दिए। मैं इस वफाक की बात नहीं कर रही, मैं नून लीग की हुकूमत की बात कर रही हूँ। जब भी यही मामला थे तो असल जिम्मेदार किसको समझते हैं? नहीं, असल जिम्मेदार वो होता है जो अपने आप को इस ओनरशिप नहीं लेते हैं, इसमें ओनरशिप नहीं ली किसी भी पार्टी ने कि ये शहर हमारा है और हमने ही इस शहर को बनाना है। ऐसा कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ सियासी दावे होते रहे, सियासी मुतालबात होते रहे और पता नहीं चलता रहा है कि जनाब अब मालूम करें ना कितने खरब दिए थे परवेज़ मुशर्रफ ने और कितने खर्च हुए और कितने नहीं खर्च हो सके, और जो नहीं खर्च हुए वो पैसा कहाँ चला गया, ये सारी बातें मालूम होने चाहिए लोगों के पास। अब एक खरब 62 अरब रुपए देने की बात की गई है। भाई बताएं तो सही ना कि ये 1 खरब 62 अरब रुपए, और जब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि इतने अरब आ चुके हैं तो किसी ना किसी की जेब में है। बताएं ना किसकी जेब में है और कौन सा ऐसा जो है। नजर क्यों नहीं आते कराची में लगते हुए, नजर क्यों नहीं आते 45 अरब रुपए? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो पैसे तो नहीं लगाए जा रहे हैं। हमें तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक ज़माने में मुराद अली शाह ने कहा था कि हमने 10 अरब रुपए लगाए, तो मालूम हुआ कि शारा फैसल बन गया, मालूम हुआ कि तारिक रोड बन गया, मालूम हुआ कि जनाब आपने बहुत सारे रोड्स बना लिए। अगर 10 अरब में ये हो सकता है तो 45 अरब में या 1 खरब 62 अरब में तो मेरे ख्याल में पूरे शहर की रिनोवेशन हो सकती है, सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मसाइल हल करने की तरफ जाए, लोगों को पानी नहीं मिलता है, लोगों को बिजली नहीं मिलती है। अभी लोड शेडिंग शुरू हो गई है मुख्तलिफ इलाकों में। मैं अभी नर्सरी के इलाके में पिछले सुबह से लाइट नहीं थी और 3-4 बजे तक लाइट नहीं थी। तो ये सूरत हाल जब होती है तो फिर लोग परेशान होते हैं, लोग समझते हैं कि इस शहर की ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। आप 10 अरब के खर्चे से अगर बड़े काम कर सकते हैं, सफुरा गोड तक रोड को ठीक कर सकते हैं, मरीर कैंट तक रोड को ठीक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी रेट की कारपेटिंग कर सकते हैं और इधर तमाम रोड्स बना सकते हैं, तो भाई बाकी शहर जो पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं बनाते हैं? और इतना कितने बड़े खर्च की जरूरत है? आपके पास तो अरबों रुपए हैं और कहते हैं हमारे पास आ गए तो फिर खर्च करें उनको। तो आप 2 फ्लाईओवर बना लेंगे, 1 रोड कर लेंगे और फिर कहेंगे जी हमने शहर के मसाइल हल कर दिए। कौन करेगा? मास ट्रांजिट करनी है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इस ग्रीन बस को ही मुकम्मल कर लेते। आप ग्रीन बस का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। ये जो फ्लाईओवर बना है 3 जो इधर बने हैं सखी हसन पर और 5 स्टार चुरंगी के ऊपर और यहाँ पीछे केडी चुरंगी के ऊपर, 3 चुरंगियों के ऊपर जो बने हैं, क्या ये प्रोजेक्ट वो थे जो पहले उन पर काम हो रहा था, आपने फीता काटने के लिए आए, वो भी नहीं आ सके, बारिश हो गई, वो गवर्नर साहब ने वो काम किया है, जबकि ये प्रोजेक्ट सारे के सारे चल रहे थे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे और ग्रीन बस का रूट के साथ ही ये प्रोजेक्ट थे। तो ये तो बड़े पुराने प्रोजेक्ट थे। अब आपने नई की चीज बनाई है। हम कहते हैं नवाज शरीफ को हम इल्जामात भी लगाते हैं और हम नवाज शरीफ के मुहासबे भी बात करते हैं। यार कोई चीज नजर तो आ रही है ना? नजर तो आ रही है। आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है सिंध और पंजाब में। पॉइंट टेकन। जरा मईशत पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आलमी मईशत में गिरावट हो रही है, इस गिरावट के पाकिस्तान में क्या असरात होंगे? देखें कि इसके 2 तरह के असरात हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में और एक ज़रा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, या आप कहने के शुरू के 6 महीने में, और अगर ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गया, जो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की इकानमी को वापस बेहतर सतह पे आने में टाइम लगेगा, साल से ज़्यादा। तो इस गिरावट की वजह से ये हुआ कि तेल की डिमांड आलमी मंडी में गिर गई है काफ़ी, तो तेल की कीमतें भी बहुत तेज़ी से नीचे आ गई हैं। हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क जो नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के, हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा हमें? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी इसकी वजह से, यानी इंपोर्ट हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और ज़ाहिर लॉन्ग टर्म भी फ़ायदा होगा। अब देखना ये है कि फ़ायदा कैसे होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशफाक साहब। और प्रोग्राम में हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक टू द शो। मईशत पर हम बात करें, आलमी मंडी में जो कमी हुई है और हम देख रहे हैं जो गिरावट है कि वाकई पाकिस्तान पर उसके असला उस तरीके से हैं। डॉक्टर अशफाक जिस तरह बात कर रहे थे, लगारी साहब अभी डॉक्टर अशफाक हसन साहब कह रहे थे कि 6 महीने में ये देखा जाएगा कि वाकई जो पाकिस्तानी मईशत है उसको कुछ सहारा मिलेगा या नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत को कोई मूड नज़र नहीं आता कि वो महंगाई में फ़िलहाल कोई कमी करना चाहती है। नहीं, वो महंगाई में कमी नहीं करेंगे और इस शरह से नहीं करेंगे जिस शरह से आलमी सतह पर एक माशी बेकैफ़ी आई हुई है और ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है आलमी मईशत। पाकिस्तान की इंतज़ामिया हुकूमत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कि वो जो कर्ज़े हैं उनकी अदायगी में ज़्यादा मदद ले, लोगों से इसी तरह से पैसे लिए जाते रहें, महंगाई यूँ की त्यों बरकरार रखी जाए और कर्ज़ों की शरह कम की जाए। असल बात ये होती है कि एक ऐसी हुकूमत जो अवाम की मुंतखब हुकूमत होती है, अवाम पर बोझ नहीं डालती है, अवाम के बोझ को कम करती है। लेकिन ये आते हैं और ये जो शाही अलल तलले होते हैं हुक्मरानों के, वो उनके पैसे कम करने को तैयार नहीं होते हैं। वो उनको जो है वो उनका ये नहीं बनता है कि जनाब उनके अखराजात में कमी करें, बल्कि उनके अखराजात बढ़ाए जाते हैं। लेकिन लगारी साहब, मुश्किल तिजारत तो कह रहे हैं हम कोई जज्बाती फैसले करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बरामदात जो हैं पाकिस्तान की, हम नहीं चाहते कि उसको नुकसान पहुँचे। नहीं, बरामदात को फ़ायदा क्या पहुँचाए? अगर कोई फ़ायदा पहुँचाए तो फिर आप नुकसान की बात करें। क्या बरामदात हमारी इस सतह पर आ गई हैं कि वो जाकर रेशो बराबर हो कि जनाब आपकी दरामदात और बरामदात में वो जो बहुत बड़ा गैप है, वो दुगना गैप है, क्या वो गैप कम हो रहा है या कम होने का कोई इम्कान है? आपकी 40 अरब से ज़्यादा की आपकी इम्पोर्ट्स हैं और क्या आपने इसको कितना कम कर लिया है और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कितना इजाफा कर लिया है? ये तो अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। हुकूमत दावे करती है, लेकिन असल बात ये होती है कि हुकूमतें अपने अखराजात को कम करके अवाम को डिलीवर करती हैं। यहाँ पर अब सब्सिडीज़ भी इदारों को दी जाती है, वो फैक्ट्रियों को दी जाती है, कारोबारी लोगों को दी जाती है, मासेस को नहीं जाती। यानी चीनी बेचने वालों को आप सब्सिडी देंगे, चीनी खरीदने वाले को आप सब्सिडी नहीं देंगे। आप आटा पैदा करने वाले को, आटा के गोदाम वालों को आप सब्सिडी देंगे, नीचे जो आटा खरीद रहा है उसको सब्सिडी नहीं देंगे। ये तो कौन सा धंधा है? ये ऐसा धंधा है कि जो पहले से भरा हुआ है जिसकी जेब, उसमें और पैसे ठोंसे जाएं और उसको जो है दौलतमंद बनाया जाए और जो गरीब है उसको और ज़्यादा गरीब बनाया जाए। देखना ही होगा कि अभी जो ये बात करी है आज वज़ीर आज़म ने कि रिपोर्ट ज़रा आ जाए तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। तो देख लेते हैं कि कितनी कार्रवाई होगी, कितनी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।